हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड करंट अफेयर्स में। और आज के सेशन में एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे पार्ट 2 एसएससी रेलवे फॉर ऑल इंडिया एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस। हमने पिछले पार्ट में 1 से लेकर 50 तक जीके जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज के इस वीडियो में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल जीके करंट अफेयर्स, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां से इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंदर बने रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि डेली जीके जीएस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अमृत सेन, ऑप्शन सी वेंकटरामन रामकृष्णन, ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। ठीक है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी विश्वनाथन प्रताप सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर सिंह, ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यह तस्वीर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004, 26 मई 2014। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गांव में हुआ था। तो डॉक्टर ये मनमोहन सिंह हैं, जिन्होंने 14वें प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा। ठीक है। तो करुणा और सेवा की साकार मूर्ति मदर टेरेसा को कहा जाता है, प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता। और इन्होंने यह पुरस्कार कब जीता था? मिला था इन्हें 1979 में। तो इसको आप जरूर याद रखिए और यह मदर टेरेसा की तस्वीर है। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए श्रीमती पीके गेसिया, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी श्रीमती बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी सुश्री सुष्मिता सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी। यह श्रीमती इंदिरा गांधी की तस्वीर है, आप यहाँ देख सकते हैं। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1971 में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया था। तो इन्होंने, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था या कब इसे सम्मानित किया गया था इन्हें? तो उसका आंसर हो जाएगा 1971 में, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको हमारे क्वेश्चन के साथ साथ नीचे जो थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट दी है हमने, इसको भी आपको अच्छे से डेली पढ़ना है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जहां से आप एक्स्ट्रा जीके पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? पहला ऑप्शन ममता बनर्जी, ऑप्शन बी प्रेमा माथुर, ऑप्शन सी कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कादम्बिनी गांगुली। ठीक है। यह इनकी तस्वीर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 3:2:1, ऑप्शन बी 2:2:2, ऑप्शन सी 1:1:1, ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1:1:1। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं ये केसरिया रंग और व्हाइट, ऑप्शन सी। तो यह तीनों पट्टियां 1:1:1 में रहती हैं। ठीक है। तो देखिए ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। ठीक है। लंबाई यानी 3:2, इसकी लंबाई चौड़ाई का यह अनुपात होता है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग का क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ताकत और साहस, ऑप्शन बी शांति और सत्य, ऑप्शन सी विकास और उर्वरता, ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ताकत और साहस, जो कि देखिए राष्ट्रीय ध्वज में जो ऊपर रंग केसरिया की पट्टी होती है क्या दर्शाती है? ये ताकत और साहस को दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान रूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, लेकिन
कम ही लोग जानते हैं कि तिरंगे की पिंगली वेंकैया नामक शख्स ने डिजाइन किया था। तो इस तिरंगे को किसने डिजाइन किया था? उस पिंगली वेंकैया नामक शख्स ने, ठीक है। और 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा था जो सभी भारतवासी को एक धागे में पिरो कर रखे, ठीक है। तो इसको किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? अब देखिए यहाँ पर आपके साथ ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ये, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें सबसे ऊपर जो रंग होता है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन है आपका पहला सफेद, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन डी गहरा केसरिया रंग, ऑप्शन डी सफेद और हरा रंग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गहरा केसरिया रंग, ठीक है। तो जो इसमें ये पट्टी दिख रही है ये किस रंग की होती है? गहरा केसरिया रंग की यह पट्टी होती है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सफेद, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी केसरिया रंग, ऑप्शन डी सफेद और हरा रंग। तो आपको यहाँ पर ये ध्वज दिख रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है। तो ये बीच में कौन सा रंग है? यहाँ पर व्हाइट कलर है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जो, इसमें सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका सफेद, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी गहरा केसरिया रंग, ऑप्शन डी सफेद और हरा रंग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हरा रंग, जो कि राष्ट्रीय ध्वज में जो नीचे की पट्टी होती है वह हरे रंग की होती है, सबसे ऊपर वाली गहरा केसरिया रंग की होती है और बीच वाली सफेद रंग की होती है। आप इसको जरूर याद रखिए। देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, तो आपको याद होगा, तो आप जरूर याद रखिए। तब तक हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहला आपका ऑप्शन है 2:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 1:2। तो इसका ऑप्शन, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3:2, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो बीच की सफेद पट्टी होती है यह किस बात का प्रतीक होती है? तो पहला ऑप्शन है आपका विकास और सत्य का, ऑप्शन बी है साहस और विकास का, ऑप्शन सी है शांति और सत्य का, ऑप्शन डी है अन्न। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शांति और सत्य का। जो राष्ट्रीय ध्वज में बीच में जो रंग होता है, बीच की जो पट्टी होती है वह शांति और सत्य का प्रतीक होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? अब देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसके नीचे की जो पट्टी है हरे रंग की है, किसका प्रतीक है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका विकास और सत्य का, ऑप्शन बी विकास और उर्वरता का, ऑप्शन सी शांति और सत्य का, या ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विकास और उर्वरता का। तो आप इसको याद रखिए कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग विकास और उर्वरता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है इसके जो चक्र है इसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका 22, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो नीला चक्र होता है इसमें 24 तीलियां होती हैं, ठीक है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 28 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 17 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी 12 जुलाई 1948 को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पहला ऑप्शन है आपका तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी बुलबुल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी मोर, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो कि भारत का एक राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों है? अब आइए हम जानते हैं, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है वो क्यों है, ठीक है। तो पक्षियों का राजा होने के कारण प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी कलंकी लगाई है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है, ठीक है। जो एक देश है म्यांमार, तो उसका भी राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, ठीक है। फेसियानिडाई परिवार के सदस्य मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रिस्टेटस है। तो इसको भी आप याद रखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, पहला ऑप्शन है कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी गेंदा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कमल। कमल भारत के अलावा
वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। ये कमल है जो भारत के अलावा किसका राष्ट्रीय फूल है, वियतनाम का राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी अशोक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बरगद का पेड़। देखिए आप ये देख सकते हैं बरगद का पेड़, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ और इसके फाइकस बेंगालेसिस भी कहा जाता है, जिसकी शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगने लगती हैं। जड़ों से और अधिक तने और शाखाएं बनती हैं। इस विशेषता और लंबे जीवन के कारण इस पेड़ को अनस्वर माना जाता है और यह भारत के इतिहास और लोक कथाओं का एक अविभाज्य अंग है, ठीक है। तो इसलिए इसे राष्ट्रीय वृक्ष भारत सरकार ने चुना है। भारत का राष्ट्रगान क्या है, ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, या ऑप्शन डी ए और बी वंदे और मातरम या जनगण मन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जनगण मन, ठीक है। राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, जो मूलतः बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एचएफ 2023 बेवेंक मशीन के रूप में अंकित किया गया है। इसके गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड निर्धारित है, ठीक है। तो यह कौन सी भाषा में लिखा गया था मूलतः, यह देखिए बांग्ला भाषा में लिखा गया था और इसको किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और इसकी अवधि कितनी होती है, 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है, ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गंगा, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और वह इसकी गहराई औसत 33 मीटर है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर और चौड़ाई वही कम कहीं ज्यादा है, ठीक है। और इसकी औसत गहराई 33 मीटर है। तो आप इसको जरूर याद रखिए, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी डॉल्फिन, ऑप्शन डी मगरमच्छ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेपाल और भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू की नदी प्रणालियों में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन को 1801 में खोजा गया था। गंगा डॉल्फिन का निवास स्थान दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। डॉल्फिन की एक बड़ी खासियत यह है कि यह कंपन वाली आवाज निकालती है, जो किसी चीज से टकराकर वापस डॉल्फिन के पास आ जाती है। इससे डॉल्फिन को पता चल जाता है कि शिकार कितना बड़ा और कितना करीब है। डॉल्फिन आवाज और सीटियों के द्वारा एक दूसरे से बात करती हैं। यह 60 मीटर प्रति किलो घंटे की रफ्तार से तैर सकती हैं, ठीक है। तो यह डॉल्फिन जो डॉल्फिन ये कहाँ पाई जाती है, देखिए नेपाल, भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू की नदी प्रणालियों में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। एक पॉइंट यहाँ से बनता है और इसे आमतौर पर गंगा डॉल्फिन को 1801 में खोजा गया था। एक पॉइंट यहाँ से बनता है और यह होता है, एक पॉइंट यहाँ से बनता है कि यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। तो इस तीनों पॉइंटों को याद रखिए आप। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी गाय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन, ऑप्शन सी हम होंगे कामयाब, ऑप्शन डी ए और बी, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक संस्कृत कविता है। यह 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया था। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। पहला पॉइंट आपका बनता है कि इसके रचयिता कौन है, तो यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, और यह 1882 में प्रकाशित हुआ था। 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया था। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो इसको भी आप याद रखिए। भारत का राष्ट्रीय फल है, पहला ऑप्शन सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी अनानास, ऑप्शन डी नारियल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आम, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, पहला ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हॉकी, ठीक है, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, पहला ऑप्शन है आपका ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो राजस्थान। भारत में सबसे अधिक राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन होती है। सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यहाँ सर्वाधिक 1264 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ है। इसके बाद क्रमशः गुजरात ने 1024 मेगावाट, मध्य प्रदेश ने 679 मेगावाट और तमिलनाडु ने 419 मेगावाट का उत्पादन करती है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ठीक है, जो कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2018 में अंत में राज्य की कुल पवन क्षमता 8631 मेगावाट थी। कितनी थी? 8631 मेगावाट थी, जबकि 2018 के अंत में इसकी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 30,447 मेगावाट थी, जिसमें पवन क्षेत्र की हिस्सेदारी 28.34% थी। ठीक है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 6.9%। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6%। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका 1998 से, ऑप्शन बी है आपका 1990 से, या ऑप्शन सी है आपका 2000, ऑप्शन डी है आपका 1995। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1919 से पवन ऊर्जा का विकास आरंभ हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका 15 नवंबर 1983 को, ऑप्शन बी है आपका 18 नवंबर 1985 को, ऑप्शन सी है आपका 15 नवंबर 1988 को, या ऑप्शन डी है अन्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1983 को। 15 नवंबर 1983 को भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित हुआ था। नाभिकीय शक्ति वह शक्ति है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आती है, जिससे फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे घरों और कार्यस्थलों को कनेक्ट करना, रोशनी देना, चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना, हमारी कारों, ट्रेनों, बसों को चलाना और हमारी उत्पादन प्राणियों को बिजली देना संभव बनाती है। जो कौन बनाती है? ये परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी भुवनेश्वर में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी भोपाल में। तो परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय है ऑप्शन सी मुंबई में स्थित है। ठीक है, भारतीय सिनेमा के जनक थे? ऑप्शन ए देविका रानी, ऑप्शन बी दादा फाल्के, ऑप्शन सी लुमियर ब्रदर्स, ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दादा साहब फाल्के। ठीक है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड किप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटेन। तो आपका भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। भारत में डाक सेवा 1854 में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। तो यह शुरू कब की गई थी? 1854 में यह शुरू की गई थी। जन्म 22 अप्रैल 1812 को स्कॉटलैंड की डलहौजी कैसल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड की डलहौजी कैसल में हुआ था। डलहौजी कैसल स्कॉटलैंड प्रांत की राजधानी एडिनबर्ग से लगभग 8 मील दक्षिण में स्थित बोनीरिग शहर के पास मिडलोथियन काउंटी में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए, इनकी तस्वीर है लॉर्ड डलहौजी की। भारत में शिक्षा है एक नागरिक अधिकार है, राज्य दायित्व है, या फिर राजनीतिक अधिकार है, या ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मूलभूत यह अधिकार है। भारत में शिक्षा है एक। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यालय में ही निधन हुआ था? ऑप्शन ए संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी डॉक्टर बीबी गिरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से जाना जाता है, जाकिर हुसैन के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 को अपनी मृत्यु तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक मृत्यु तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, पद पर कार्य किया। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम
कब से लागू कर दिया गया? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2000। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी तुंगभद्र, ऑप्शन डी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। ठीक है, इसका स्रोत त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में है। ये कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। यह 1465 किलोमीटर 910 मील तक पूर्व की ओर बहती है, जिससे महाराष्ट्र 48.6%, तेलंगाना 18.8%, आंध्र प्रदेश 4.5% और छत्तीसगढ़ 10.9% और उड़ीसा 5.7% राज्यों में पानी बहता है। नदी अंतर सहायक नदियों की व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार थे तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपकी डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि आपकी SSC फॉर ऑल इंडिया एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए हो जाएगा सोलापुर में, ऑप्शन बी हो जाएगा सेनापत में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सोनमार्ग में, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सोनपुर में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सोनपुर में। ठीक है, ये पशु मेला जो लगता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक के पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बड़ोदरा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारत में अलग अलग शहर, लेकिन इनमें से एक ऐसा शहर भी है जिसे बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को हम बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। शहर की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, प्रशासन और विकास के कारण इसे भारत का बोस्टन नाम मिला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद एक ऐसा राज्य है जहां पर अर्थव्यवस्था और प्रशासन और विकास का वृद्धि हुई है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8। इनके नाम कौन कौन से हैं? पहला आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ग्लोब पर भारत के राज्यों से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आप इस मैप में देख सकते हैं यह कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप इन पॉइंटों को जरूर याद रखिए। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो भारत का भाई कौन सा राज्य जहां पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो पहला ऑप्शन हो जाता है आपका बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि केरल है, जो कि भारत का एक ऐसा राज्य जहां पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? पहला ऑप्शन हो जाएगा झेलम, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी व्यास। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सतलुज। ठीक है, सतलुज। ठीक है, तो यह वह बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे हिटरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी लंबाई है 518.25 मीटर यानी 1700 फीट और इसकी चौड़ाई 9.1 मीटर यानी 30 फीट है। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित है? पहला ऑप्शन है आपका जमशेदपुर में, ऑप्शन बी हीरापुर में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी गुवाहाटी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में। ठीक है, भारत में पहला इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में भारत में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जमशेदपुर नसर वाणिज्य टाटा ने 1907 में की थी। ठीक है, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको भी आप याद रखिए। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का शक्कर का कटोरा, भारत का एक ऐसा राज्य जो कि शक्कर का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश से गन्ने का एक सर्वोच्च उत्पादक है। वर्ष 2013-14 के अनुसार गन्ने के कुल उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 38.61% है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ, देखिए उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ और बरेली जैसे शहर गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आप यहाँ से लेके ये प्रश्न शहरों के नाम याद रखिए।
भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? पहला ऑप्शन है आपका 95, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 195, ऑप्शन डी 228। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 228। तो भारत में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो कि एक राज्य को दूसरे राज्य से कनेक्ट करता है। ठीक है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है आपका रीवा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग, जहां पर ये टीन पाया जाता है। ठीक है, हजारीबाग। हजारीबाग भारत के झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित एक शहर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। ठीक है, तो यह जिले का मुख्यालय भी है और कहाँ पे स्थित है? हजारीबाग भारत के झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित एक शहर है। ठीक है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी हुगली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दामोदर। ठीक है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि पंजाब को भारत के खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, पंजाब को। ठीक है, शांत घाटी स्थित है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केरल में। मदुरै कहाँ है? पहला ऑप्शन तमिलनाडु में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी मेघालय में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए छोड़ा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही आप हमें बताइए कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया है, आंसर दे पाए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊंगा। मिलते हैं डेली जीके जीएस में और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।